नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है बस्ती की बहादुर बेटी हिना खातून, जिसने बस्ती के एक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर अपनी जाति पहचान बनाई है और वर्तमान में बलरामपुर जिले में स्टेडियम में हैंडबॉल कोच की जिम्मेदारी संभाल रही है। हिना ने हाल ही में अभी एवरेस्ट का बेस कैंप फतेह किया है और वापस लौटी है। बलरामपुर जिला प्रशासन से लेकर के इसको गृह जनपद तक जगह जगह हिना खातून का स्वागत हो रहा है। आइए जानते हैं कि ये ट्रिप कैसी रही, इस यात्रा में क्या अनुभव रहा, कौन कौन सी परेशानियां हुई और भारत की बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। हिना, आपका स्वागत है। नमस्ते भैया। आपने अभी सभी को नमस्ते। बड़ी क्रिटिकल जर्नी आपने की है। बलरामपुर से आप एवरेस्ट गए और वहाँ बेस कैंप फतेह करके लौटे हैं। आप अपनी यात्रा का अनुभव हमारे दर्शकों को बताइए, कैसा लगा, बीच में कौन से स्टेशन पड़े और कौन कौन सा जोखिम था, किस तरह से आपने इस महान कार्य को पूरा किया। हाँ, पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और हमारी कहानी को आप चैनल पे दिखाएंगे। हो सकता हो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो देखेंगे और प्रेरित होंगे, इच्छुक होंगे जाने के लिए, और हम चाहेंगे भी कि हर कोई जाए। पहले तो सपना देखे जाने का कि हाँ मुझे जाना है। जब आप सपना देखेंगे तो हकीकत अपने आप हो जाता है। सपना देखना बहुत बड़ी बात है और मैंने बहुत छोटी थी तभी मैंने सपना देखा था, जब मैं बुक में पढ़ी थी कि एवरेस्ट के बारे में। बट ये ऐसी स्थिति मेरी नहीं रही कि मैं फिर सोच सकूं कि मैं जाऊंगी, लेकिन वो सपना ऐसा था कि आज ईश्वर ने हकीकत में कर दिया। तो ये आप लोगों की कितने लोग दुआ गए थे है। आप? सर ये मैं 3 बच्चियों को लेके गई थी जो हमारे जिला प्रशासन बलरामपुर द्वारा भेजा गया था हमें। और ये बच्चियां हमारी सब बहुत कम उम्र की थी, 14 से 16 के बीच की बच्चियां थी। तीनों तीनों पूरे डिस्ट्रिक्ट से चुनी गई थी, जिनको मैंने ही ट्रायल लेकर के चुना था। जी सर, मेडिकल फिटनेस हुआ और घर से परमिशन होता है, एनओसी लिया जाता है, तो इस प्रकार की कई फॉर्मेलिटियां होती हैं तब देखा जाता है। आप बलरामपुर से निकल करके थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ आप गए, कौन सा स्टेशन पहले पड़ा और आपका कन्वींस क्या था, किसके जरिए आप वहाँ पहुंचे, हमारे दर्शकों को जानकारी। हम लोग निकलते हैं 7 मई को दोपहर के 11 बजे। हमारा पूरा प्रशासन, हमारे जिले के जो बलरामपुर जिले के राजनेता, सभी लोग एक साथ हमें विदाई करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और इसी के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं। हम 4 व्हीलर से निकलते हैं। बलरामपुर से जाते हैं काठमांडू। काठमांडू पहुंचते हैं रात के 2 बजे और उसके बाद हम वहाँ स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद मॉर्निंग में उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और काठमांडू थामिल एक शहर है जहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। काठमांडू की बहुत प्यारी जगह है। वहाँ हमें 5 स्टार होटल में रखा जाता है और दूसरे दिन हमारी जर्नी नहीं शुरू होती है, क्योंकि दूसरे दिन हमें काठमांडू में हमें ट्रेकिंग के लिए जो सामान चाहिए होता है, शॉपिंग करने के लिए रखते हैं। जी सर, तो दूसरे दिन काठमांडू में ही होते हैं, वहाँ शॉपिंग वगैरह करते हैं, सारे सामान लेते हैं और गाइड हमें कुछ रूल्स बताते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ट्रेकिंग करने से पहले उसके रूल्स जान लेना। तो उस दिन तो हम वही रहते। तीसरे दिन से शुरू होती है हमारी जर्नी ट्रेकिंग का। तीसरे दिन हम काठमांडू से बाई फ्लाइट जाते हैं लुकला। लुकला से लुकला एयरपोर्ट, और लुकला एयरपोर्ट से ही शुरू होती है हमारी ट्रेकिंग। अच्छा, लुकला एयरपोर्ट के बारे में जहाँ तक हमने सुना है, काफी डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है और बहुत सारे स्टेट वहाँ पे, इसकी जानकारी आपको थी और किस तरह से, क्यों वो डेंजरस माना जाता है? सर पहले तो मैं आपको मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। जब हम लोग गए हैं और वापस भी आ गए तब तक हमें इसका नॉलेज नहीं था कि ये विश्व का सबसे डेंजर एयरपोर्ट है। जब आ गए वापस तब हमें ड्राइवर बताते हैं, जो हमारी गाड़ी आती है रिसीव करने, वो हमें बताते हैं कि मैडम आप लोग भगवान की दया से बहुत अच्छे से आ गए। और हाँ, तो मैंने पूछा उनसे क्यों, तो कहते आप जिस एयरपोर्ट पे गई थी वो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। तो थोड़ा भगवान का शुक्र किया, ईश्वर का शुक्र किया कि ठीक है अब सब कुछ अच्छा हो गया। पहले नहीं बताया था आपने, वरना डर रहता अंदर। तो फ्लाइट में पहली बार था और डेंजर एयरपोर्ट तब पता चला। एक्चुअली सर वो एयरपोर्ट पहाड़ों पे काट करके, सर व्यू तो सर बहुत ही अच्छे हैं। काफी फॉरनर आते हैं केवल व्यू देखने के लिए, जो नहीं जा सकते ट्रेकिंग पे, वो उस एयरपोर्ट का व्यू देखने आते हैं, वो उस एयरपोर्ट को देखने आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का हाँ जी सर, वो बहुत सुकून देता है। और लेकिन जो एयरपोर्ट की बात कही जाए, उसका रनवे बहुत छोटा सा है।
मात्र मुझे लगता है 200-300 मीटर का जो भी होगा, ऐसा रनवे है। और क्या वो रनवे भी नीचे की साइड है ऐसे, जस्ट सामने पहाड़ है रनवे के, तो इसलिए एक्सीडेंट शायद ज्यादा ही होते हैं। डेंजर्स का ज्यादातर काफी एक्सीडेंट इसलिए होते हैं। बिना लुकला से आपको बेस कैंप जाने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा? लुकला से सर हमें बेस कैंप जाने में 8 दिन लगा था। जो हमारा पहला स्टेशन था लुकला से, जब हम चलना शुरू किए थे 9 मई को, 9 मई को हमारी ट्रेकिंग शुरू हुई थी। मॉर्निंग के 7:30 8 9 बजे, 9 बजे या 10 बजे के बीच में था टाइम, बहुत नहीं ध्यान है, लेकिन 9 से 10 के बीच में था हमारी ट्रेकिंग शुरू हुई थी। और पहला स्टेशन जहाँ हमें रुकना था, जहाँ नाइट स्टे करनी थी, वो था हमारा फागडिंग। फागडिंग के बाद जाते हैं हम नमचे, जिसकी दूरी काफी होती है, और सबसे ज्यादा चढ़ाई इस बीच में जो होता है वो यही होता है नमचे का। नमचे की दूरी, नमचे एक बहुत अच्छा शहर भी है, साथ वो रहते हैं, खान पान रहन सहन सब बहुत ही प्यारा नमचे का। तो नमचे हम स्टे करते हैं, और तीसरी नाइट हम नमचे में स्टे करते हैं। नमचे के बाद फिर हम जाते हैं डिबूचे। डिबूचे के बाद हम जाते हैं फिर, सॉरी, नमचे के बाद हम जाते हैं खुमजुम। खुमजुम के बाद जाते हैं डिबोचे। डिबोचे के बाद जाते हैं डिंगबोचे। ऐसे नाम है वहाँ के कि नाम भी आपको याद है सभी? आपको सारे पर स्टेशन याद है? पर लगभग याद है, और चूंकि लिखते भी थे हम लोग, डायरिया में लिखते थे। वहाँ पे नेटवर्क नहीं, घर पे बात नहीं कर सकते थे, किसी से कोई बातें नहीं हो पा रही थी, तो अपनी फीलिंग्स को हम अपनी डायरी में सजो नोट रहे करते थे। और चूंकि हमारे वहाँ आदरणीय सीडीओ सर का भी आदेश था कि आप लोग सजोएं, डायरी ताकि और लिखा जाए। बच्चे भी प्रेरित होंगे उसको पढ़ के देख करके। तो इस तरह से नाम याद हो गया कि नमचे, नमचे से खुमजुम। खुमजुम एक ऐसा शहर था जो कि सर मैं बता दूं आपको, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, बाहर से बिल्कुल नहीं दिखता है कि वहाँ कोई शहर है। और वो शहर इतना प्यारा है, हर एक मकान वहाँ ग्रीन कलर की है। अच्छा। वहाँ केवल मंदिर ही है जो ऑरेंज कलर का है, बाकी कोई भी घर और किसी कलर का नहीं है। अच्छा। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इस शहर को, मैंने जब पूछा कि तो बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है, और उस शहर को ग्रीन वैली भी कहते हैं। अच्छा। और वहाँ पे एक बहुत अच्छी बौद्ध भगवान का हमारे मंदिर है, और एक भगवान और वहाँ पे है। जब वहाँ 300 रुपए फीस लगते हैं उसमें जाने के लिए, पे गए हुए थे सिद्ध, उनकी जो भी सिद्धि थी। अच्छा हिना, एक आपका एक फोटो वीडियो वायरल हुआ था जब आप बेस कैंप पहुंचे थे, तो वहाँ भारत का तिरंगा लेकर के आपने भारत माता की जय के नारे लगाए थे, और आपके साथ देश के कोने कोने से लोग वहाँ और भी कुछ राज्यों से थे, आपके साथ जो 3 बेटियां गई थी वो भी थी। कैसा फील हुआ उस समय? और इसको तो लाखों लोगों ने देखा था, जरा अपनी फीलिंग बताइए जब आपने बेस कैंप पर भारत का तिरंगा फहराया था। सर वो 8 दिन की चढ़ाई के बाद, जिस दिन हम लोग बेस कैंप के करीब थे, पहुंचे गोरक्षय में। गोरक्षय के बाद बेस कैंप ही है, उसके बाद कोई वहाँ मकान नहीं मिलता। तो बेस कैंप का जो लास्ट छोर है, ज्यादा नहीं 200-300 मीटर के नीचे, एक्चुअली पहाड़ पर से जब आप देखिए तो नीचे बेस कैंप है, और ऐसे ही डाउन होते ग्लेशियर है, दोनों तरफ रास्ता कोई नहीं है। तो डर तो ऐसा था कि अंदर से मन नहीं हो रहा था कि मैं बस बेस कैंप तक अब पहुंच जाऊं, क्योंकि वो डरावना रास्ता, ऐसा लग रहा था कि मौत बहुत करीब है, और ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाता है। तो कितना भी कोई फिट है, ऑक्सीजन सभी को दिक्कतें होती हैं, किसी को क्या बहुत आपको ज्यादा। ऑक्सीजन लेना पड़ा था, आप और आपके साथियों को? सर नहीं, ये हमारे पूरे भारतवासियों का दुआ था, आशीर्वाद था कि हमें और हमारे जो 7 आपको बच्चे गए थे किसी को जरूरत ऑक्सीजन नहीं नहीं लेना? पड़ी। तो वहाँ बेस कैंप पहुंचने के बाद सर, जब हाथ में तिरंगा आता है, तो वो सुकून, वो पल ऐसा होता है सर ना, ऐसा लग रहा था कि मानो हम लोगों ने क्या पा लिया है? मतलब क्या पा लिया है। और उस तिरंगे को पकड़ने के बाद लोग, हमारे इंडिया से 2-4 लोग कई जो गुना मुझे उत्साह। मिले भी थे, वो हाँ। भाग के आ जाते हैं पास हाँ। में, क्योंकि उनको भी फील हो जाता है मेरे इंडिया से लोग आए हुए हैं। इंडिया के बहुत कम लोग मिलते हैं, जल्दी मिलते नहीं है, बट जो मिले वो लोगों को भी बहुत खुशी। और हम लोगों को तो सर मत पूछिए, वो 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर हम वहाँ थे, हम लोग तिरंगे को लगा के रखे थे सीने से, हवा बहुत तेज थी, और डर लग रहा था कि उड़ ना जाए तिरंगा हमारा, हम ना उड़ जाए। तो इसलिए वो सुकून, वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे जो 7 बच्चे गए थे वो भी बहुत खुश थे, और एक अच्छा पल था जो पूरा जीवन याद रहेगा। हिना, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कुल कितनी चढ़ाई की, किलोमीटर में बताइए। किलोमीटर में कह सकते हैं सर कि शायद
65 किलो जाना है, 65 किलो आना है या 130 किलोमीटर हाँ आना जाना 130 130 किलोमीटर किलोमीटर बेस कैंप आपके लुकला से जी 130 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। तो इस बीच एक में अंदाजे के अकॉर्डिंग सर, हाँ हाँ क्योंकि फीट के अकॉर्डिंग तो 17,300 फीट ऊपर था जहाँ आप गए 17,300 फीट 300 फीट ऊपर है जहाँ आपने भारत का तिरंगा फहराया। जहाँ तिरंगा फहराया। वापस आने पर आपका खूब स्वागत हो रहा है। हाँ बलरामपुर जिला प्रशासन, आपका गृह जनपद बस्ती, तमाम जगहों पर स्वागत हुआ आपका। आज मीडिया दस्तक कार्यालय में आप मौजूद हैं। कैसा अनुभव हो रहा है और भारत की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे पहले आप स्वागत का जो अनुभव है वो बताइए और थोड़ा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए ताकि बेटियां ये समझ सकें या 140 करोड़ भारतवासियों को यह संदेश जाए कि किसी की कामयाबी में किसी का पारिवारिक पृष्ठभूमि या उसकी गरीबी बिल्कुल बाधा नहीं होती है। क्या करना जी चाहेंगे? सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि तो सर आप भी जान रहे हैं और इसके पहले मेरी जो कहानी थी वो भारत के 14 भाषाओं में लिखी हुई गई थी सरल सलील में। तो फिर भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी कि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ इसी बेटी को बेटे के लिए छोड़ दिया गया था। मेरे पिताजी ने बेटा मम्मी को नहीं हुआ, जब मैं ही लास्ट बेटी थी तभी उनको एक उम्मीद था कि हो सकता हो बेटा हो जाए और उस वक्त भी कौन सा दुर्भाग्य टाइम था या सौभाग्य कहेंगे जो फिर मुझे बेटी नहीं हो गई। पता। और फिर से बेटी हो गई तो मेरी माँ को सड़क पे छोड़ दिया गया था, तो दूसरी वाइफ ले आए थे बेटे के लिए और आज आप लोगों के आशीर्वाद से आप दोस्तों आप समझ सकते हैं हिना की पारिवारिक पृष्ठभूमि। जैसा हिना ने बताया कि हिना के पिता ने उसकी माँ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि लगातार 7 बेटियां पैदा हो, एक के बाद एक। इंतजार होता रहा कि इस बार बेटा होगा, इस बार बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरी में बेटा पाने की चाहत में हिना के पिता ने माँ को छोड़ दिया। आज उसी माँ की बेटी है जिसको पूरा भारत सल्यूट कर रहा है। अपने दम पर हिना अपने घर से जाड़ा गर्मी बरसात जो भी मौसम रहा हो, बस्ती में करीब 8 किलोमीटर चल करके साइकिल से स्टेडियम आती थी और खुद को तराशा, गुरुओं का प्रशिक्षण लिया और जितनी परीक्षाएं हो सकती थी सब कठिन दौर में भी पास करती गई और आज बलरामपुर में स्टेडियम में हैंडबॉल कोच के रूप में अपनी सेवाएं सरकार को दे रही है। हिना की पहचान राष्ट्रीय स्तर की है, हैंडबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी है और आज सरकारी सेवा में रहते हुए हिना के प्रति लोगों का जो प्यार दुलार है, लोगों का जो सम्मान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बस्ती हिना खातून पर गर्व करता है क्योंकि हिना बस्ती की ही बेटी है और एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई है जहां लोग थक हार कर अपना जीवन जीना ही छोड़ देते हैं, बहुत आत्मघाती कदम उठा लेते हैं या फिर ऐसा काम चुन लेते हैं जहां सामान्य जीवन से भी ऊपर उठना कई पीढ़ियों तक संभव नहीं हो पाता। ऐसे में हिना को मीडिया दस्तक भी सल्यूट करता है और हम चाहेंगे कि हिना अपने देश की बेटियों को एक ऐसा संदेश दे कि केवल यह पहाड़ की चढ़ाई नहीं फतेह करके लौटी है, बल्कि हिना खातून फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। इनसे प्रेरित होकर के भारत की तमाम बेटियां इनके रास्ते पर चल सकती हैं और तमाम कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। हिना आप दर्शकों के जरिए हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से बेटियों को, कि वो दूसरी भी हिना हो इस देश में और दूसरी नहीं हम कहेंगे लाखों करोड़ों हिना हो जो भारत का गौरव विश्व पटल पर आगे बढ़ाए। बिल्कुल सर, और मैं तो जरूर चाहूंगी, मैं जब जा रही थी तो मैं यही सोचते हुए जा रही थी कि भगवान ईश्वर अल्लाह आप मुझे अच्छे से और हमारे साथ जो बच्चे थे उनको बहुत मोटिवेट करते रहते थे रास्ते में और कहते रहते थे कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो हम जरूर जा करके वहाँ सभी बच्चियों को ये चीजें बताएंगे कि बेटा अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैं सबसे पहला संदेश दूंगी आपको कि जितना हो सकता है आप मोबाइल फोन को कम यूज करें। ये सबसे पहला संदेश मेरा होगा। जब आप फोन, हम ये नहीं कह रहे कि फोन गलत है, बेकार है, फोन अच्छा है, बहुत अच्छा है, फोन के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोबाइल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिमाग को जितना हम चलाते हैं उतना बांध के रखता है, जो हमें कहते हैं शारीरिक रूप से काम करना, मानसिक रूप से एक सोच लाना, वो नहीं आ पाता है, हमारा मेंटल पावर कमजोर होता जाता कमजोर है होता चला और जाता कहीं ना है। कहीं मोबाइल के उसमें आ जाते हैं। जी सर। हाँ, तो क्या होता है आज की डेट में बीमारियां इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो आप एवरेस्ट जाएं, ये हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप फिट रहें,
ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए उससे भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हिना, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप बेटी हो और बेटी का अनुभव है आपको, आप ही बता सकते हैं इस सवाल को कि बेटियों को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? शॉर्ट में जितना गिना पाए आप गिनाएं, सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है जिसके नाते बेटियां इतनी हाइट तक नहीं जा पाती हैं और बीच में ही दम तोड़ देती हैं या अपना सफर खत्म करके एक सामान्य जीवन जीने का फैसला कर लेती हैं? सर कई कंडीशन है। एक तो पेरेंट्स का जो है दबाव, पेरेंट्स का जो दबाव होता है बच्चियों पे वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं। आप बच्चे की एक्टिविटी देखें, बेटी का एक्टिविटी देखें या बेटे का एक्टिविटी देखें, कि वो किस क्षेत्र में जा रहा है, जिस उसका भी इंटरेस्ट भी, क्षेत्र हाँ। में वो जाना चाह रहे हैं, उस पे उसे खुलकर काम करने दें और उस पे सपोर्ट करें। अगर वो अच्छी चीज़ों में जा रहा है तो उसको खुल के आप सपोर्ट करें और उसे फ्री माइंड छोड़ें। क्योंकि जब बच्चा कोई गलती करता है ना, तो क्या होता है कि जब हम दबाव डालते हैं तो वो और कोशिश करता है बिखर गलती जाता है। करने का। मतलब क्या होता है, वो सोचता है कि हमें मना जो किया जा रहा है वो छुप के करना शुरू कर देता है फिर। और जब कोई काम छुप के बच्चा करना शुरू कर दे तो जान लीजिए कि फिर वो एक बड़े गलत लेवल का एक्टिविटी, क्राइम होगा। क्राइम होगा। तो इसलिए मेरा जो अनुभव है, मेरी माताजी ही रहीं, पिताजी तो मैंने देखा ही नहीं उनका कभी कोई चीज़, उनको शक्ल से नहीं जल्दी देखा तो फिर परवरिश का तो कोई मतलब ही नहीं है, कभी नहीं देखा उनको। तो मुझे लगता है मेरी माँ जो थी वो शुरू से मुझे कभी कभी कोई दबाव ही नहीं मेरे ऊपर पड़ा। कोई प्रेशर नहीं। किसी काम को लेके कभी प्रेशर नहीं दिया कि नहीं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं खेलने आती थी तो समाज बहुत कुछ कहता था, पर हम भी अपने तरीके से अपना विश्वास माँ का बना के रखा। हाँ, मैं बच्चों से हमेशा सारे कहूँगी चैलेंजेस फेस किए, कि चैलेंजेस, लोगों की हाँ, बातें, समाज का जो सिक्योरिटी सब कुछ। चैलेंज है उसे फेस करना पड़ता है, लेकिन तब जब काम ईमानदारी की हो। तो बच्चियों को भी मैं कहूँगी कि बेटा आप जो भी काम करें या बहन आप जो भी काम करें, आप पहले तो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को ध्यान में रख के करें, वो भी बहुत भरोसे के साथ आपको छोड़ रहे हैं, तो आप खुल के काम करें। जब आप विश्वास बना लेते हैं तो माँ-बाप भी मान ही जाते हैं। तो पहले तो उनके ऊपर से ये दबाव, कि दबाव ना बहुत ज़्यादा डाला जाए, खुल के उनको काम करने दिया जाए जिस भी क्षेत्र में करें। दूसरा चीज़ कि कम से कम कोशिश करें कि आप फ़ोन को कम यूज़ करें, उतना यूज़ करें जितना आपकी ज़रूरत है, क्योंकि फ़ोन आप जितना यूज़ करोगे उतनी आपकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी और आपका माइंड, आपकी बॉडी सभी खत्म हो जाएगा। बिना सिक्योरिटी को लेकर के एक चैलेंज आता है लड़कियों के पास, हमेशा मन में ये भय बना रहता है। क्या आप जैसा माहौल भी होता है और आए दिन ऐसे घटनाएं भी घट रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बेटियों सर से? देखिए, जिस तरह से समाज में क्राइम चल रहा है, उसको क्राइम को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से बच्चों को क्राइम के बारे में अवेयर करना बताइए। चाहिए, पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए। माँ को हमेशा बेटी के साथ खुल के बात करें, उसे हर क्राइम के बारे में बताते रहें कि क्राइम किस तरह से समाज में, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा आज है। जितना जो चीज़ साइलेंट की जाती है उतना ज़्यादा डेंजरस जी आगे बढ़ सर, जाती है। तो बताना चाहिए लोगों को, हाँ, शेयर करें। बच्चे को अगर पता चलेगा तभी वो जानकारी में हाँ। उसके रहेगा, तभी वो जान पाएगा, क्योंकि जब तक कहते हैं सामने नहीं आता तब तक लोग नहीं जान पाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को अवेयर करें क्राइम के बारे में। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि बच्चा अगर फिजिकल फिट है, तो 2-4 लोग ज़रूर उससे डरते हैं। जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो समाज, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात बता दूँ, मैं बैंगलोर तक अकेले गई हूँ और वो भी आज की, मुझे लगता है सर 5 6-7 साल पहले की बात है। मैं लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू मैं दे चुकी हूँ, तो मैं वहाँ अकेले गई थी। उस टाइम मुझे बहुत डर लगा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। पर इतना गट्स था कि मैंने इतना वर्कआउट कर रखा था कि एक बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि हाँ, स्पोर्ट्समैन है या ये लड़की ऐसी है। तो मैं कहूँगी कि हाँ, आप खुद 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 इतना में भी ताकतवर है कि निपटने में सक्षम है, निपटने में अपने सक्षम है। चैलेंजेस झेल सकती है। बाकी मतलब फिटनेस होनी ज़रूरी हाँ, बाकी है सर ना? कोई बड़ी दुर्घटना होनी है, तो उसके लिए तो बस यही है कि ईश्वर ने अगर नहीं, गलत कोई दुर्घटना नहीं रखा है तो नहीं होगा। लेकिन अपनी तरफ से सावधान रहें, सचेत रहें और हमेशा क्राइम के प्रति अवेयर रहें। धन्यवाद हिना, हमें वक़्त देने के लिए, हमारे थैंक यू दर्शकों सर। को इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। आप जहाँ से लौटे हैं, वो जानकारियाँ आपने बहुत अच्छे से साझा किया। और आखिरी संदेश दोस्तों आपके लिए कि आप चाहते हैं कि देश में ऐसी लाखों, करोड़ों हिना खातून हो, जिससे देश का सीना गर्व से फूल जाए। तो आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, जिससे आपके घर में भी, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में भी ऐसी बेटी हो, जिस पर आप गर्व महसूस कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।